प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज कर रहे थे। इसमें हम लोग वीर गाथा काल की विशेषता पढ़ चुके थे। अब हम लोग वीर गाथा काल के अंदर जितनी प्रकार की साहित्य की रचना हुई थी उनकी भी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीर गाथा काल में बहुत से तरह की साहित्य की रचना की गई थी, जैसे रासो साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो दोस्तों, इन सब को पे हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, पर आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रासो साहित्य से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासो साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे हुई और इस साहित्य की क्या क्या विशेषता है और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम रासो साहित्य की व्युत्पत्ति या रचना को समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या रचना तीनों एक ही है दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आदिकाल के नाम पे भी देखे थे कि विद्वानों का मत समान नहीं था, उसी प्रकार हम लोग रासो साहित्य के नामकरण पे भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है। हमारा पहला ही पॉइंट है, विविध विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित अलग अलग शब्दों से हुई है। दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहला मत लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि रामचंद्र शुक्ल जो रासो साहित्य नाम दिए हैं वो किस तथ्यों के आधार पे दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि रासायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। वो किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं दोस्तों? रासायन शब्द से। ये आप याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल रासो की उत्पत्ति रासायन शब्द से मानते हैं। उनका मानना है कि बिसल देव रासो, दोस्तों यह एक रासो ग्रंथ है, ठीक है, जो उनके 12 ग्रंथों में से एक है, जिसके आधार पे इन्होंने वीर गाथा काल का नामकरण किया था। वो कह रहे हैं कि बिसल देव रासो में रासायन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, अतः हमारी समझ में इसी रासायन शब्द से होते होते रासो हो गया। उनका मानना है कि बिसल देव रासो, जो कि एक रासो ग्रंथ है, उसमें रासायन शब्द की जो प्रयोग है वो बार बार उस कवि के द्वारा किया गया है। उनका मानना है कि रासायन शब्द ही परिवर्तित होते होते रासो शब्द में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरे हैं जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि उन्होंने रासो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे मानते हैं। डॉक्टर गियर्सन रासो से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिसलदेव रासो के रासायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, उसी प्रकार जॉर्ज गियर्सन क्या करते हैं, रासो शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ होता है राजादेश। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उनके जो रासायन शब्द से वो बोले कि वो परिवर्तित होते होते रासो में वो परिवर्तित हो गया, उसी प्रकार गियर्सन क्या कहते हैं कि ये रासो शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका एक अलग अर्थ होता है, जिसका क्या अर्थ है, राजादेश। उनका कहना है कि मारवाड़ी में रासो का एक नाम रायसो भी चलता है, यदि यह अशुद्ध नहीं है तो राजादेश से रायसो का उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि आदेश का आयसु होता है। दोस्तों, गियर्सन क्या कह रहे हैं कि जो मारवाड़ी भाषा है उसमें रासो को
रायसो भी कहा जाता है। रासो को क्या कहा जाता है दोस्तों? रायसो भी कहा जाता है। अगर ये अशुद्ध नहीं है तो रायसो का अर्थ क्या होता है? राजा देश, ठीक ना। तो इससे अगर हम समझे तो आदेश का आयसु होता है, तो रायसो का क्या हो गया? राजा देश हो गया, ना। जिस प्रकार आयसु को क्या कहा जाता है? राजस्थानी में आदेश कहा जाता है। तो किसका आदेश? रायसो मतलब राजा देश हो गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ग्रेशन क्या कहते हैं कि रायसो से रासो शब्द की उत्पत्ति माननी चाहिए। यह इनका एक तथ्य है जो इन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अब तीसरे विद्वान है हमारे सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं चंद्रवली पांडे के अनुसार। इन दोनों का जो मत है लगभग समान है, इसलिए इसे मैंने एक साथ ही आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं चंद्रवली पांडे के अनुसार रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इनका कहना है कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जितने विद्वान हुए हैं जिन्होंने आदिकाल के नामकरण में विभिन्नता प्रकट की थी, उसके काल विभाजन में विभिन्नता प्रकट की थी, उनके समय में विभिन्नता प्रकट की थी, उसी प्रकार उन सारे विद्वान रासो साहित्य के नाम को भी लेके जो है मतभेद प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना मत किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उनका पहला पॉइंट है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक नामक रचना को आधार बनाकर रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इन्होंने क्या कहा है कि अब्दुल रहमान जो संदेश रासक के रचयिता है, ठीक है दोस्तों, किसके रचयिता है? वो संदेश रासक रचयिता है। उसी को आधार बनाकर उन्होंने रासो शब्द की उसकी वो उत्पत्ति उसे मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रासक शब्द से किसकी उत्पत्ति मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति ये मानते हैं, ठीक है। चौथे आते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। रस का अर्थ तो हम लोग सब जानते हैं। ये रस भारत मुनि वाला ही रस है जिसका अर्थ आनंद होता है। इससे इसी से ये क्या मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति ये मानते हैं। पांचवा है नरोत्तम स्वामी, जो रसिक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भी बहुत से विद्वान हैं, जैसे मैं बताऊं पंडित विश्वनाथ मिश्र हैं जो रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता जो रासा छंद से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि रासो शब्द को लेके भिन्न भिन्न विद्वानों का मत भिन्न भिन्न है। दोस्तों, इसके बाद आता है रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण रासो साहित्य को अन्य साहित्य से अलग रखा गया। आप ये बात जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ बात रासो साहित्य की हो रही है, ना कि रास साहित्य की। रास साहित्य एक अलग साहित्य है जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया था, और रासो एक अन्य साहित्य है जिसे चारण कवियों द्वारा या आश्रयदाता कवियों द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से छाप ले, क्योंकि आप जो सोचेंगे उसी के अनुसार आप उत्तर देंगे। उस समय ना आपको मेरी कही गई बात याद आएगी, ना आपको रटा रटाया आपका कोई भी पैसेज याद आएगा। उस समय जो मुख्य बातें होती है वही आपके दिमाग में आएगी। तो आप मुख्य रूप से एक बात दिमाग में जरूर बसा ले कि रासो साहित्य रास साहित्य से बिल्कुल भिन्न है,
जहाँ रासो साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया अतिशयोक्तिपूर्ण ग्रंथ है या रचना है, वहीं रास साहित्य एक जैन कवियों द्वारा लिखा गया एक भक्ति काव्य है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में इतना भी कुछ बसा रहता है तो एग्ज़ाम में आपसे गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग रासो साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहली विशेषता है कि रासो साहित्य चारण कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि रासो साहित्य क्या है, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया काव्य है। इस पे मैं इससे पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत ही संक्षेप में निकाल दूँगी। अगर आपको इस पर विस्तार चर्चा चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आप आदिकाल की पृष्ठभूमि को इतनी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आदिकाल से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। आप पर्याप्त मात्रा में परीक्षा में लिखकर आएंगे ही आएंगे, इतना तो सक्षम आप मेरे वीडियो को देख के हो ही जाएंगे। दूसरा है दोस्तों, इस साहित्य की रचना में वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, ये रासो साहित्य की एक अन्य विशेषता है और बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि इसमें हमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों की ही एक समान मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस साहित्य की आपकी विशेषता कहूँ या कि इसकी कुविशेषता कहूँ कि इस काल की साहित्य में सिर्फ हमें किसकी झांकी देखने को मिलती है, सामंती जीवन की, न जन सामान की। ये जो काल था, रासो साहित्य था, ये पूर्ण रूप से जन साहित्य से अलग उथल पुथल एक अन्य ही साहित्य था, जिसमें कि क्या थी, जो रचनाएं रची गई थी वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए रची गई थी। इसमें उस समय के समाज का कोई भी विवरण, कोई भी चित्रण, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। चौथा है दोस्तों, इस साहित्य के रचनाकारों ने अपनी साहित्य में तत्कालीन समाज की कुरीतियां, भ्रष्टाचार और दुर्दशा को नकारा है। ठीक है दोस्तों, उस समय के जो कवि हुए थे वो अपने कवि धर्म को पूर्ण रूप से भूल चुके थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है वो क्या हुआ, हिंदुत्व से भटका। इसका या हम ये बोले कि जिसकी वजह से बाहरी जो लोग थे वो हमारे समाज के ऊपर अधिकार किए। उनका एक मुख्य कारण क्या था कि उस समय के जो कवि हुए, वो जो राजा थे वो तो नालायक थे ही थे, उस समय के जो कवि भी थे वो भी अपने कवि धर्म से भटके हुए थे। जहाँ हम लोग देखते हैं भक्ति काल में जो कवि हुए वो क्या किए, लोक जीवन को जागृत किए, लोगों के अंदर संतावना भरे, उन्हें आगे के जीवन के बारे में बताया, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताया। या अगर हम आधुनिक काल में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इतने सारे कवि हुए जो क्या किए, आज़ादी के लिए जन जन को प्रेरित किए। अगर आदि काल में भी वैसे कवि हुए होते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाहरी आके हमारे ऊपर इतने सालों तक शासन कर पाता। क्योंकि वे समाज की कुरीतियां, भ्रष्टाचार और दुर्दशा को बिल्कुल ही नकार दिए थे। उनको इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था। पांचवा है दोस्तों, इस साहित्य के रचनाकारों ने युद्ध और प्रेम प्रसंगों का अधिक वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, अब वे क्या थे, युद्ध का भी वर्णन कर रहे हैं और प्रेम का भी वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय के जो कवि थे वो क्या करते थे, वो जितने कलम के धनी थे उतने तलवार के भी धनी थे। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ।
क्योंकि वे युद्ध का साक्षात दर्शन कर चुके थे, इसलिए क्या करते थे, वे अपने रचना में युद्ध का बहुत ही सजीव वर्णन, बहुत ही मार्मिक वर्णन किए हैं। उसके साथ ही साथ वे प्रेम का भी बहुत ही सजीव चित्रण किए हैं। वो प्रेम चाहे संयोग हो या वियोग हो, दोनों में इस काल के कवि का उत्कृष्ट वर्णन हमें देखने को मिलता है। छठा है दोस्तों, इस साहित्य के रचनाकारों ने अपनी रचना में ऐतिहासिकता से ज़्यादा कल्पना का समावेश किया है। ठीक है दोस्तों, इस काल के जो कवि थे वो क्या थे, ऐतिहासिकता से भटक चुके थे। उनको बस अपने आश्रयदाताओं की, बस उनको खुश करने के लिए उनकी वीरता का बखान बढ़ चढ़ के करना था, इतना ज़्यादा कि वो ऐतिहासिकता से ही वो भटक जाते थे। ठीक है, सातवां है, इन रचनाकारों ने डिंगल पिंगल दोनों ही शैलियों में साहित्य की रचना की। ठीक है दोस्तों, डिंगल एक भाषा थी और पिंगल भी एक भाषा शैली थी। ठीक है, दोनों ही एक तरह की भाषा शैली थी जो आदिकाल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी। जैसे कि डिंगल क्या था, डिंगल अपभ्रंश प्लस मारवाड़ी का रूप है, और पिंगल क्या है, अपभ्रंश प्लस ब्रज का मेल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कर्कश होता है, कठोर शब्द लिए होता है, ये थोड़ा सा माधुरी होता है, सौम्य शब्द लिए होता है। ठीक है, तो इस काल के जो रासो कवि थे वो क्या किए थे, ये दोनों ही शैलियों में साहित्य की रचना वे किए थे। आठवां है दोस्तों, इस साहित्य के रचनाकारों ने पदों की रचना के लिए विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, इस काल के जो कवि हुए थे वो इतने दिग्गज कवि थे कि क्या थे, उनके अंदर रचना करने की इतनी अपार शक्ति थी कि वे विभिन्न छंदों में, ऐसा कोई भी छंद ना होगा जिसमें उन्होंने क्या किया, साहित्य की रचना नहीं की हो। ठीक है, तो उनकी जो तजुर्बा था या तो उनकी जो शैली थी, चाहे या कहें कि उनके अंदर जो रचना करने की शक्ति थी वो इतनी उन्नत थी आदि काल में ही कि वो क्या करते थे, विभिन्न छंदों में अपनी रचना को वो किए थे। तो अब हम आते हैं रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं पे। ठीक है, कि रासो साहित्य में कौन सी ऐसी प्रमुख रचनाएं हुई जिसके कारण रासो साहित्य को एक अलग साहित्य का दर्जा मिला। ठीक है, सबसे पहले रचनाकार है चंदवर दाई। ठीक है, इनका नाम हम लोग सभी जानते हैं। ये हिंदी साहित्य के पहले कवि के गिनती में इनको रखा गया। इसको कौन मानते हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इन्हें हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसमें कि पृथ्वीराज के जीवन का पूरा वर्णन है। दूसरा है नरपति नाल। इन्होंने किसकी रचना की, ये विशल देव रासो के रचयिता है। तीसरे है जगनिक, जिन्होंने परमाल रासो की रचना की है। चौथे है दलपति विजय, जिन्होंने खुमाण रासो की रचना की है। पांचवा है नलपति भाट, जिन्होंने विजयपाल रासो की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख 5 रासो ग्रंथ है जिसके कारण रासो साहित्य को सभी विद्वानों ने एक अलग साहित्य का दर्जा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 5 पे टिप्पणियाँ या इन 5 पे छोटे छोटे नोट्स आपको मैं दूंगी। विशेष करके पृथ्वीराज रासो से प्रश्न उठा के पूछ लिया जाता है या तो परमाल रासो से प्रश्न उठा के पूछ लिया जाता है, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पृथ्वीराज रासो पे विस्तार से चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।